से हम अपने चैनल पर आप सबों का स्वागत करते हैं और आज एक मुद्दे पर बात करते हैं और वो मुद्दा हमारे घर की, आपके घर की हो सकती है और ये महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए खास करके है और ऐसे समझें तो ये हमारे पूरे परिवार, पूरे समाज के लिए है कि कोई लड़की अपने माँ बाप को छोड़ करके, अपने पैतृक घर को छोड़ करके किसी अनजाने लड़के के साथ भाग क्यों जाती है, क्यों बिना कुछ जाने समझे उसके साथ चली जाती है, इतना बचपना क्यों, आखिर क्या कमी रह गई कि वो अपने माता पिता पर, पेरेंट्स पर भरोसा नहीं कर पाती है और दूसरे के बहकावे में आसानी से आ जाती है। थोड़े से उसको कुछ लोभ दिया जाता है, थोड़े से उसको कुछ गिफ्ट दिया जाता है और वो अपने को भूल जाती है, अपने को खामोश, मदहोश कर लेती है, उसी को वो सच्चा प्यार समझ लेती है और उस प्यार के बदौलत वो इतना बड़ा कदम उठाती है इस तरह से कि वो उसकी ज़िंदगी भर के लिए एक दाग बन जाता है। और हो सकता है मैक्सिमम केस में यही होता है कि लड़कियों का ज़िंदगी तबाह हो जाता है। तो इन ज्वलंत मुद्दों पर बात करना जरूरी है, हम सबको जागरूक होना जरूरी है, अपने बच्चों को ये समझाना जरूरी है कि हमारे आसपास कितने गिद्ध मंडरा रहे हैं, उसकी नज़र किस चीज़ पर है, उसकी उस खेलती जवानी पर, बच्ची के मासूमता पर, उसके साथ धन दौलत के साथ या और किसी कुछ अन्य लोग उसके साथ हो सकता है या फिर उसको खरीदने बेचने की उसके पीछे मनसा है या सच में उस लड़की से वो प्यार करता है कोई लड़का, ये बात समझने की आवश्यकता है। अगर कोई प्यार करेगा तो प्यार में कुर्बानी भी जायज़ है, प्यार में समझौता भी किया जाता है, प्यार अगर करे तो चोरी छिपे करने की क्या बात, वो सामने आकर के बात कर सकता है, दोनों गार्जियन के सामने आकर के बात कर अपनी बात रख सकता है और सहमति से भी वो काम कर सकता है जो वो चोरी छिपे करने की हिम्मत उठाता है। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए एक कहानी हमारे सामने है और बहुत ही मार्मिक और भावुक कहानी है, एक लड़की की कहानी और एक पैसेंजर की कहानी जो ये बयान करती है कि उस लड़की के साथ क्या क्या हुआ और फिर उस लड़की का कैसे मन परिवर्तन होता है, फिर अपने माँ बाप की ओर लौटता है। तो ये जानना जरूरी है। ऐसे मामले में ज़्यादातर कोई बताने वाला रहता नहीं है, लोग बीच रास्ते से लौट कर नहीं आ पाता है, बिगड़ जाता है, बात बन जाता है, सब कुछ खामोश हो जाता है उसका ज़िंदगी। तो इन सब बातों पर बात करें इसके पहले हम आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं, आवेदन करते हैं, निवेदन करते हैं कि आप जो भी पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपको इस कहानी का निष्कर्ष समझ में आए। तो निष्कर्ष जानने के लिए जरूरी है कि कहानी को हम शुरू से पढ़ें और उसका अंत तक हिसाब रखें। कहानी है ट्रेन के एसी कंपार्टमेंट में। जो लेखक है वो कह रहे हैं कि ट्रेन के एसी कंपार्टमेंट में मेरे सामने की सीट पर एक लड़की ने मुझसे पूछा। मतलब क्या हुआ कि कहानी ट्रेन में सफ़र में शुरू हुई है और एसी कंपार्टमेंट में लेखक बैठे हुए हैं, इनके सामने एक लड़की है और लड़की इनसे पूछती है, हेलो, क्या आपके पास इस मोबाइल की सिम निकालने की पिन है? आप जब देखेंगे कि मोबाइल अभी जो आ रहा है तो मोबाइल में जो सिम स्लॉट होता है वो बाहर से लगा जाता है, अब पूरे को ओपन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जो पहले होता था बैटरी खोलते थे उसके अंदर में चिप या मेमोरी कार्ड या फिर सिम डालते थे, वैसा नहीं करना पड़ता है। अब इनबिल्ट सब कुछ रहता है, आपको सिम डालना है, निकालना है तो इसके लिए एक नुकीला पिन चाहिए होता है जो फोन के साथ भी आता है या फिर आप कोई नॉर्मल पिन भी उपयोग कर सकते हैं। उस पिन को उसमें चुभाएंगे तो उधर से वो पूरा स्लॉट निकल जाएगा, उसमें ट्रे निकलेगा, उसमें आप सिम रखिए और अंदर कर दीजिए। तो वो लड़की पूछती है क्या आपके पास वो पिन है जिससे हम मोबाइल का वो सिम स्लॉट खोल सकें? उसने अपने बैग से एक फोन निकाला, लड़की ने, वह नया सिम कार्ड उसमें डालना चाहती थी। उस फोन में जो उसको गिफ्ट किसी ने दिया था उसमें अब नया सिम वो डालना चाहती थी ताकि घर वाले उसको ट्रैक नहीं कर सके, खोज नहीं सके और उस नए लड़के के साथ वो जा सके।
जो उसको बुला रहा है। तो ये इसलिए सिम उसमें नया डालना चाह रही थी, लेकिन सिम स्लॉट खोलने के लिए पिन की जरूरत पड़ती है जो उसके पास नहीं थी। वो स्लॉट खोलने के लिए पिन चाहिए था। मैंने हाँ में गर्दन हिलाई कि हाँ है मेरे पास, और अपने क्रॉस बैग से पिन निकाल कर लड़की को दे दी। ठीक है, सोचा कि चलो मदद कर देते हैं। मदद कर दिया, पिन मेरे पास था, मैंने निकाल कर दे दिया। लड़की ने थैंक्स करते हुए पिन ले ली और सिम डालकर पिन मुझे फिर वापस कर दी। उसका काम हो गया, उसने थैंक्स कर दिया, हो गया। थोड़ी देर बाद वो फिर से इधर उधर ताकने लगी, कुछ बेचैनी, कुछ उसका काम फिर बिगड़ रहा था, उसको फिर किसी चीज की जरूरत थी, शायद इसलिए वो इधर उधर ताक रही थी। तो मुझसे रहा नहीं गया कि आखिर भाई एक बार हेल्प कर दिए हैं, हो सकता है दोबारा भी मैं हेल्प करने के लायक हूँ, वो कोई काम आ जाऊं, पूछ लेता हूँ। तो मैंने पूछ लिया कोई परेशानी, तो वो बोली सिम स्टार्ट नहीं हो रहा है। मैंने मोबाइल मांगा तो उसने दे दिया। मैंने उसे कहा कि सिम जो है अभी नया है, एक्टिवेट नहीं हुआ है, थोड़ी देर में हो जाएगी और एक्टिव होने के बाद आईडी वेरिफिकेशन होगा, जिसके नाम पर होता है। अब अभी के समय में सिम कंपनी वाले एक बार वेरीफाई करते हैं कि जिसने सिम लिया है वही सिम चला रहा है ना, या किसी और ने इसको ले चुरा लिया है। तो इसलिए एक बार वेरीफाई होगा और तब आपका फोन आउटगोइंग इनकमिंग चालू होगा, इसके बाद आप इसे इस्तेमाल कर सकेंगी। लड़की ने पूछा आईडी वेरिफिकेशन, ये क्यों? मैंने कहा आजकल सिम वेरिफिकेशन की परिपाटी शुरू हो गई है, इसके बाद ही सिम एक्टिव होता है। जिस नाम से ये सिम उठाई गई है, जिस नाम से सिम लिया गया है, उसका ब्यौरा पूछा जाएगा और वही ब्यौरा सच सच आप बता देगी, तब वो कंफर्म करके इसको एक्टिव करेगा। लड़की बुदबुदाई, ओह अब क्या करें। मैंने दिलासा देते हुए पूछा या कहा इसमें कोई परेशानी की कोई बात नहीं है, आप जिस पता होगा आपको कि किसका सिम है ये, उसका परिचय दे दीजिएगा। वो अपने एक हाथ से दूसरा हाथ दबाती रही, क्या करें अब ऐसे, अब इस तरह की परेशानी में पड़ गई, मानो किसी परेशानी में हो। मैंने विनम्रता से कहा फिर से कि आपको कहीं कॉल करना हो, अगर कि आपका सिम चालू नहीं है, आपको बहुत आवश्यक काम हो, किसी से फोन पर बात करना होता, चलिए हम आपको फोन दे देते हैं, बात कर लीजिए। तो आपको कहीं कॉल करना हो तो मेरा मोबाइल नंबर इस्तेमाल कर लीजिए। तो लड़की ने कहा जी फिलहाल नहीं, अभी बहुत जरूरी नहीं है, थैंक्स, लेकिन ये सिम किस नाम से खरीदी गई है मुझे नहीं पता, मुझे मालूम ही नहीं है। हमको जिसने सिम दिया उसने तो बताया ही नहीं कि ये सिम किसके नाम का है। मैंने कहा कि चलो एक बार एक्टिव तो होने दीजिए, मैसेज आएगा कि आपका एक्टिव हो गया है, नेटवर्क आएगा, ऊपर में 3 पुट्टी होगा, ये जब हो जाएगा तब जो है आप ये सब चीज सोचिएगा। तो एक बार एक्टिव होने दीजिए, जिसने आपको सिम दी है उसी के नाम की होगी, ऐसा अंदाज आप कर लीजिए, जिसने सिम दिया नाम उसी का बोलिएगा। उसने कहा ओके कोशिश करते हैं। मैंने पूछा आपका स्टेशन कहाँ है, यानी आपको कहाँ तक जाना है? लड़की ने कहा दिल्ली। तो और आप? लड़की ने मुझे भी पूछ लिया। तो मैंने भी कहा कि मैं भी दिल्ली ही जा रहा हूँ, 1 दिन का काम है और काम करके फिर लौट आऊंगा। लेकिन इसके साथ ही मैंने उससे पूछ लिया कि आप दिल्ली में रहती हैं क्या? तो लड़की बोली नहीं नहीं, दिल्ली में कोई काम नहीं है, मैं जा रहा हूँ वहां से फिर दूसरी गाड़ी पकड़ूंगा और ना ही मेरा वहां घर है। तो मैंने उत्सुकता से पूछा, तो वो बोली दरअसल ये दूसरी ट्रेन है, एक ट्रेन पकड़ा, उसको छोड़ा, फिर एक्सचेंज करके दूसरा ट्रेन पकड़ा है, इस ट्रेन को फिर छोड़ करके तीसरा ट्रेन पकड़ूंगा मैं, या पकड़ूंगी मैं। दरअसल ये दूसरी ट्रेन है जिसमें आज मैं हूँ और दिल्ली से तीसरी गाड़ी पकड़नी है, फिर हमेशा के लिए आजाद। लड़की के आत्मा सोचिए, उसका मन कहाँ है? 7वें आसमान पर। वो अपने को कैद समझ रही थी और अब समझती है कि तीसरी ट्रेन जब पकड़ करके हम उतर जाएंगे तो हम अपने मंजिल पर पहुंच जाएंगे, उस लड़के के साथ, उस लड़के के पास जिसने हमको घर से निकलने के लिए मजबूर कर दिया है, इतना प्यार करता है हमसे, हम भी उससे इतना ही प्यार करते हैं। उससे मिल जाएंगे तो इस दुनिया से, इस जंजाल से हम मुक्त हो जाएंगे। लगता है उसको स्वर्ग का सपना दिखाया गया हो कि अब वो खुश हुई है, उड़ रही है आसमान में, अब कुछ बात ही नहीं सुनना चाहती किसी और का। तो इसी ख्याल में वो बोलती है कि और फिर हम हमेशा के लिए आजाद हो जाएंगे। तो आजाद
लेकिन किस तरह की कैद से? तो ये हमने पूछा कि भाई कौन कैद करके रखा है आपको, किस तरह की कैद में आप हैं जिससे आपको आजाद होना है? तो वो बोली, जब हमने जिज्ञासा से पूछा कि मुझे फिर जिज्ञासा हुई कि किस कैद में थी, ये कुछ नहीं बोले कि किस कैद में थी। ये कमसिन अल्हड़ सी लड़की, बचपना भी इसमें है, थोड़ी थोड़ी जवानी भी आ रही है, अब इसका तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, ये भटकने का उम्र है इसका। लड़की बोली उसी कैद में थी, जो सभी लड़कियां रहती है उसी कैद में थी जिसमें हर लड़की होती है। जहां घर वाले कह दे वहां शादी करना होगा, जब जैसा कहे वैसा करो। मैं वैसा घर से भाग चुकी हूँ और लड़कियों की तरह मैं नहीं हूँ कि माँ बाप जैसा कहेगा वैसा करेंगे। जहाँ शादी करो, पसंद कर लिए तो करो, तुमको पसंद है ना हो, और जैसा घर हो, कुछ भी लड़कियों से लगभग नहीं पूछा जाता है। वैसे घर को छोड़ के मैंने भागा है और अब आजाद होने के रास्ते पर हूँ, आजाद हो जाऊंगी। उस कैद से मैंने भागने का काम किया है। तो मुझे ताज्जुब हुआ कि मगर अपने ताज्जुब को छुपाते हुए मैंने हंसते हुए पूछा कि अकेली भाग रही हैं आप? आपकी इतनी हिम्मत हो गई कि आप अकेले भाग गए कि और कोई है आपके साथ में? कि आपके साथ तो कोई नजर नहीं आ रहा है लेकिन। तो वो बोले अकेले नहीं, साथ में कोई और भी है। ठीक है, तो मैंने पूछा कौन? क्योंकि मेरे प्रश्न ही खत्म नहीं हो रहे थे, वो पूरा बात ही नहीं बोल रहे थे, जितना पूछते थे उतना बोलती थी, वो भी स्पष्ट नहीं बोलती थी। तो मैंने फिर पूछ दिया कि कौन है आपके साथ में? तो कहा कि दिल्ली से एक और ट्रेन पकड़ूंगी, फिर अगले स्टेशन पर वो जनाब मिलेंगे जिससे मैं प्यार करता हूँ, और उसके बाद हम किसी को नहीं मिलेंगे। इतनी धोखा दे करके, इतनी होशियारी के साथ हम घर से निकले हैं कि 3 ट्रेन बदल लिए। कोई एक ही ट्रेन न चेक करेगा, पता ही नहीं चला कि हम कहाँ जा रहे हैं, किसी को नहीं खबर हो सकता। इतना होशियार हम हैं, इतनी होशियारी से हम निकले हैं। तो इस तरह से हम अब उस जनाब से मिल जाएंगे और फिर हम किसी के हाथ नहीं आने वाले हैं। तो ये प्यार का मामला है? उसने कहा जी। तो मैंने उसे बताया कि मैंने भी लव मैरिज की है। जिस तरह से आप घर से भाग करके लव मैरिज कर रहे हैं प्यार के करने के कारण, मैंने भी लव मैरिज की है, लेकिन घर से भाग करके नहीं। मैंने उसके साथ अपना दोस्ताना संबंध भी बनाने की कोशिश की ताकि उसको समझा सकूं, इसलिए अपनी हकीकत भी बताई कि मैंने भी लव मैरिज की है, ताकि उसको लगे कि ये हमारे तरह से है। तो ये बात सुनकर वो बहुत खुश हुई और बोली वाह, कैसे लव मैरिज की बात सुनकर वो मुझ में बात करने में रुचि लेने लगी। मैंने कहा कब, कैसे, कहाँ, ये सब बाद में बताऊंगा, पहले आप बताओ कि आपके घर में कौन कौन है। तो वो बोलती है होशियारी करते हुए कि वो मैं आपको क्यों बताऊं, मतलब वो बताना नहीं चाह रही थी। मेरे घर में कोई भी हो सकता है, मेरे पापा, माँ, भाई, बहन, या हो सकता है कि भाई हो ना हो, सिर्फ बहनें ही हो, या ये भी हो सकता है कि बहनें भी ना हो और 2-4 गुस्सा करने वाले बड़े भाई हो। अब इस तरह का मतलब क्या हुआ कि बताना नहीं चाह रही थी। मतलब मैं आपका नाम भी नहीं पूछ सकता हूँ। मैंने काउंटर मारा, मैंने फिर से क्वेश्चन कर दिया। तो वो बोले कुछ भी नाम हो सकता है, मेरा टीना, मीना, रीना, कुछ भी हो सकता है मेरा नाम। तो बहुत बातूनी लड़की थी, होशियार थी, उसको सिखा दिया था, सब ट्रेंड कर दिया था कि इस तरह का कोई सवाल करे तो उसका बताना नहीं है। बहुत बातूनी थी वो लड़की। थोड़ी इधर उधर की बात करने के बाद उसने मुझे टॉफी दी, जैसे छोटे बच्चे देते हैं क्लास में कि लो थोड़ा सा टॉफी ले लो, तो उसने भी मुझे टॉफी दी। बोली आज मेरा बर्थडे है, बर्थडे के दिन भागा है, मैंने भागने का काम किया है। मैंने उसकी हथेली से टॉफी उठाते हुए उसे बधाई दे दी, हैप्पी बर्थडे बोल दिया और पूछा कि कितने साल की हो गई हो। तो बोलती है कि 18, यानी 18 साल का जो नियम है हमारे भारत में कि लड़कियों की 18 साल के बाद शादी होगी, लड़के का 21 साल के बाद शादी होगा। तो ये 18 साल होने का इंतजार कर रहे थे। जैसे 18 साल हुआ ये भाग गई, मतलब भागकर शादी करने की कानूनी उम्र हो गई है आपकी। मैंने हंसते हुए कहा तो वो भी हंसी। कुछ ही देर में काफी फ्रैंक हो चुके थे हम लोग बात करते करते,
और जैसे पहले से जानते हो एक दूसरे को, ऐसा फीलिंग होने लगा। मैंने उसे बताया कि मेरी उम्र 35 साल है, मैं आपसे बड़ी हूँ लगभग 17 साल, मैं बड़ा हूँ आपसे 17 साल। उसने चुटकी लेते हुए कहा कि लग तो नहीं रहे हो जी। तो मैं मुस्कुरा दिया, मतलब उसको एज का अभी कुछ अंदाजा नहीं था। मैंने उससे पूछा, तुम घर से भागकर आई हो, तुम्हारे चेहरे पर चिंता की कोई लकीर भी नहीं दिख रही है। इतनी बेफिक्री मैंने पहली बार देखी है तुम्हारे चेहरे पर कि तुम बिंदास हो, कोई चिंता नहीं है कि घर से छोड़ करके मैं भागा हूँ। तो खुद की तारीफ सुनकर वो खुश हो गई, बोली मुझे उन जनाब ने, उस लड़के ने, मेरे लवर ने पहले से ही समझा दिया था मुझे कि जब घर से निकलो तो बिल्कुल बिंदास रहना, घर वालों के बारे में बिल्कुल मत सोचना, बिल्कुल अपना मूड खराब मत करना, सिर्फ मेरे और हम दोनों के बारे में ही सोचना कि मैं वही कर रही हूँ जो मेरा दिल कहता है, मतलब मैं सही काम के लिए जा रहा हूँ, इसलिए चिंता करने की क्या जरूरत है। मैंने फिर चुटकी ली, कहा उसने तुम्हें जो है मुझ जैसे अनजान मुसाफिरों से बात करने से मना नहीं किया कि ट्रेन में कोई मिलेगा तो उससे बात नहीं करना, कोई पूछेगा तो उससे कुछ नहीं बोलना। तो वो बोलती है कि नहीं, शायद वो भूल गया होगा, ये बताना। मैंने उसके प्रेमी की तारीफ कर दी, लवर जो उसका था उसका तारीफ किया ताकि ये खुद खुश होकर के कुछ बोल सके। मैंने कहा वैसे तुम्हारा बॉयफ्रेंड जो है काफी टैलेंटेड है, और उसने किस तरह से तुम्हें अकेले घर से रवाना किया, नई सिम दिया तुझे, मोबाइल दिया, 3 ट्रेन बदलवाई ताकि कोई ट्रैक न कर सके। वेरी टैलेंटेड पर्सन है वो, बहुत होशियार है। लड़की ने भी हामी भरी, बोली बहुत टैलेंटेड है वो, उसके जैसा दुनिया में कोई नहीं है, हमारा लवर सबसे अच्छा है, सबसे तेज है, सबसे होशियार है। मैंने उसे बताया कि मेरी शादी को अब 10 साल हो गए हैं, और अभी जो है एक बेटी 8 साल की है और एक बेटा 1 साल का है, ये देखो उसकी तस्वीर। और मैंने अपने मोबाइल से अपने बेटे बेटी का तस्वीर उसको दिखाया। मेरे फोन पर बच्चों की तस्वीर देख करके बोलती है सो क्यूट। मैंने उसे बताया कि वे जब पैदा हुई थी, ये जो लड़की हमारी 8 साल की है, जब ये पैदा हुई थी तो मैं कुवैत में था, एक पेट्रो कंपनी में बहुत अच्छी जॉब कर रहा था मैं, और मुझे बहुत अच्छी सैलरी भी थी। कुछ महीनों बाद मैंने वो जॉब छोड़ दी और अपने कस्बे में, अपने गांव में आके काम करने लगा। तो लड़की ने पूछा, अरे जॉब क्यों छोड़ दिया भाई? तो मैंने कहा बच्ची को जब पहली बार गोद में उठाया तो ऐसा लगा कि जैसे दुनिया ने मेरे हाथों में एक गिफ्ट रख दिया है, यानी मेरी पूरा दुनिया जो है मेरे हाथों में आ गई है, ऐसा मुझे फीलिंग हुआ। 30 दिन की छुट्टी पर घर आया था, वापस जाना था छुट्टी होने के बाद, लेकिन जा नहीं सका। इधर बच्ची का बचपन खर्च होता रहे, उधर मैं पूरी दुनिया कमा लूं, तब भी घाटे का सौदा है कि मैं अपने बच्चे का बचपन को देख ना सकूं, उसको जी ना सकूं, उसके साथ खेल ना सकूं, तो मेरा वो पैसा कमाना किस काम का? पैसा कमा के जब आएंगे बच्ची का वो सुख तो भोग ही नहीं पाएंगे हम, वो बचपना, उसका अल्हड़पन तो हम देख ही नहीं पाएंगे। आप जानते हैं इस बच्चे का बचपना को जीने के लिए बहुत लोग तरसते हैं। हमारे यहाँ जब आप सुने होंगे कि नंद और यशोदा जो थे, उन्होंने भी तपस्या करके भगवान से यही वरदान मांगा था कि हम आपको बचपना में खेलते हुए देखना चाहते हैं, आपको हम वात्सल्य प्रेम करना चाहते हैं, आपको अल्हड़ रूप से खेलते हुए, आपको दूध पिलाते हुए मैं वो मातृत्व सुख का अनुभव करना चाहता हूँ, इसलिए मुझे माँ बाप बनने का मौका दीजिए। तो कृष्ण भगवान भी जो है उनके यहाँ 12 साल तक रह करके, चूंकि 12 साल तक बचपना रहता है ऐसा माना जाता है, तो उनके साथ रह करके बिताया। तो ये सुख का वर्णन इन्होंने भी यहाँ पर किया कि हम जो है इस बच्ची के बचपने को न जी करके पैसे कमाने में रहे तो हमारे लिए ये घाटे का सौदा होगा। तो मेरे 2 टके की नौकरी और उसका बचपन लाखों का गुजर जाएगा। गाना भी है, तेरे 2 टकिए की नौकरी में मेरा लाखों का सावन जाए, यहाँ बचपना है, अपने बच्चे का सुख है, उसको नहीं, हम उसको प्यार नहीं कर पाएंगे। तो ये कमी देख करके मैंने नौकरी छोड़ दी और घर आके बैठा, आप लोकल में काम करने लगा। तो उसने पूछा क्या बीवी बच्चों को साथ नहीं ले जा सकते थे? तो मैंने कहा
कि काफ़ी टेक्निकल मामला था, बहुत लंबे मामलों से गुजरते हुए जब लंबे समय के बाद हम वहाँ जाते तो रख सकते थे, लेकिन इस वक्त ये मुमकिन नहीं था कितना हम दौड़भाग कर सकें। मुझे दोनों में से एक को चुनना था, आलीशान रहन सहन के साथ नौकरी या फिर ये हमारा अपना परिवार। मैंने परिवार को चुना, अपनी बेटी को बड़ा होते हुए देखने के लिए। मैं कुवैत वापस गया था, लेकिन अपना इस्तीफा देकर लौट आया। लड़की ने कहा, वेरी इम्प्रेसिव स्टोरी है आपका। मैं मुस्कुरा कर लड़की की तरफ देखने लगा। लड़की ने पूछा, अच्छा आपने तो लव मैरिज की थी ना, फिर आप भागकर कहाँ गए थे? यानी ये सोच रही थी जैसे हम भाग रहे हैं उसी तरह से ये भी भागे होंगे, और तो इसीलिए उनका कहानी जानने की इच्छा मन में हुई। तो लड़की पूछती है कि लव मैरिज किए तो आप कहाँ गए थे भाग करके, कैसे रहे और कैसे गुजरा वो वक्त? उसके हर सवाल और हर बात में मुझे महसूस हो रहा था कि ये लड़की जो है ये लड़कपन के शिखर पर है, बस पूरा बचपना है, इसको कोई अनुभव नहीं है, बिल्कुल नासमझ है और मासूम मेरी छोटी बहन सी है, इसलिए इसको समझाने की आवश्यकता है, अच्छे से इसको समझाना पड़ेगा। तो मैंने उसे बताया कि हमने भागकर शादी नहीं की, और ये भी कहा कि उसके पापा ने मुझे पहली नज़र में सख्ती से रिजेक्ट कर दिया था, यानी लड़की के फादर ने मुझे रिजेक्ट कर दिया था, नहीं सिलेक्ट किया था, फिर भी मैंने लव मैरिज किया। तो कैसे किया ये सोचना बड़ी बात है। तो उन्होंने कहा कि आपको रिजेक्ट क्यों किया? तो मैंने कहा रिजेक्ट करने का कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे कि मेरा जाति, एक सेम कास्ट नहीं थे, मेरा काम उसके मन लायक काम नहीं करते थे हम, मेरा घर परिवार। बिल्कुल सही। लड़की ने सहमति दर्ज कराई और आगे पूछा, फिर आपने क्या किया? हो सकता है सब मैच नहीं कर रहा इसलिए आपको रिजेक्ट किया हो, लेकिन फिर आपने क्या डिसीजन लिया, कैसे आप मिले? तो मैंने कहा कि मैंने कुछ नहीं किया, उसके पिता ने रिजेक्ट कर दिया। वहीं से सही मैंने अपने बारे में अलग से सोचना शुरू कर दिया। मैंने जोर जबरदस्ती नहीं किया और अपना रास्ता बनाना शुरू किया। खुशबू ने मुझे कहा कि भाग चलते हैं। हमारी जो बीवी अभी है, उस समय वो खुशबू हमारी लवर थी, तो वो जब उसके पिता ने रिजेक्ट कर दिया तो खुशबू बोलती है, हमारी वाइफ जो बनने वाली अभी वाइफ है, उस समय लवर जो थी, कि भाग चलते हैं। पिताजी नहीं मानते हैं तो क्या मैं घर से भागने को तैयार हूँ, आप कहिए। तो खुशबू ने मुझसे कहा कि भाग चलते हैं। मेरी वाइफ का नाम खुशबू है। मैंने 2 टुक मना कर दिया। वो 2 दिन तक लगातार रोती रही कि भाग चलते हैं, लेकिन मैंने नहीं माना। मैं मना करता रहा। मैंने उसे समझाया कि भागने वाले जोड़े में लड़के की इज्जत पर कोई खास फर्क नहीं पड़ता। लड़का लड़की भागता है, आप जान लीजिए लड़का का इज्जत बहुत खराब नहीं होता है, लड़का का इज्जत लोग भूल जाता है। मैंने उसे समझाया कि भागने वाले जोड़े में जो लड़का होता है उसके इज्जत पर कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, जबकि भागने वाले जो लड़की होती है उसके ख़ानदान की, उसके कुल की इज्जत मिट्टी में मिल जाती है, धुल जाती है, लोग समाज में अच्छा नहीं कहते हैं। भगाने वाला जो लड़का होता है उसके दोस्तों में हीरो माना जाता है, क्योंकि उसके दोस्त उसको उकसाने वाले होते हैं, उसको पिन करने वाले होते हैं। लोग कहते हैं उसके दोस्त कि अच्छा तुम इस लड़की को भगा के दिखाओ तो तुमको हम जाने, और लड़का किसी के कहने पर भी ऐसा गलती कर देता है। लेकिन इसके विपरीत जो लड़की होती है, जो प्रेमी संग भाग रही होती है, वो उल्टा कहलाती है। मोहल्ले के लड़के उसे चालू कहते हैं कि चालू किस्म की लड़की है, ये ठीक नहीं है। ज़्यादा होशियार होना भी अच्छा नहीं है आज के समय में। बुराइयों के तमाम शब्दकोश लड़की के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। हजारों नाम लड़की को दे दिए जाते हैं जो बदनाम करने वाले होते हैं। भागने वाली लड़की आगे चलकर 60 साल की वृद्धा भी हो जाएगी, तब भी जवानी में किए उस कांड का कलंक उसके माथे पर से नहीं मिटता। यानी ज़िंदगी भर ताना सुनने को मिलता है। मौके पर या जब भी कोई आए दिन मौका मिला किसी को, तो फट से ताना मार देता है कि तुमने तो ऐसा काम किया था। मैं मानता हूँ कि लड़का लड़की को तौलने का ये दोहरा मापदंड गलत है। ये डबल नज़रिया है, 2 तरह का नज़रिया, ये भेदभाव वाला नज़रिया है समाज में हमारे यहाँ प्रचलित जो है, कि लड़का को उसकी गलती पर लोग भूल जाते हैं, लेकिन लड़की की गलती पर लोग भूलते नहीं हैं। लेकिन हकीकत तो यही है कि हमारे समाज का जो चेहरा है वो दोहरा चेहरा है, रवैया उसका दोहरा है। वो 2 तरह से व्यवहार करता है, किसी एक के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखता है और किसी एक के लिए हार्ड कॉर्नर। तो फिर भी हमको जब इसी समाज में जीना है तो संभल के
रहना ही होगा। लेकिन हमारे समाज में तो यही है, ये नज़रिया गलत है, मगर सामाजिक नज़रिया यही है। वो अपने नीचे का होठ दांतों तले पीसने लगी। उसने पानी की बोतल का ढक्कन खोलकर एक घूंट पिया। यानी अब जो है उसके दिमाग में कुछ ऐसी बात होने लगी कि बात तो सही है और ये समझ में उसको आने लगा था। इसीलिए उसने थोड़ा सा रुक करके पानी पिया। फिर मैंने कहा, अगर मैं उस दिन उसे भगा ले जाता तो उसकी माँ तो शायद कई दिनों तक पानी भी न पीती। इसलिए मेरी हिम्मत ना हुई कि ऐसा काम करूं। अब लड़की को तो लड़का भगा के ले चला जाता है, लड़की भी प्यार में अंधी रहती है। वो अपने पीछे उसके परिवार का किया हुआ इसकी कल्पना भी नहीं कर पाती है, क्योंकि वो इतना सोचने में समर्थ नहीं होती है। लेकिन ये लड़का कह रहा है, जो लेखक है, कि मैंने सोचा कि लड़की अगर भाग जाएगी तो उसकी माँ तो रोएगी, खाना पीना छोड़ेगी, उसको तकलीफ़ होगा। इसलिए मुझे हिम्मत नहीं हुआ कि उसकी बेटी को हम भगा के ले चलें। मैं जिससे प्रेम करूं उसके माँ बाप मेरे माँ बाप के समान ही तो हैं, क्योंकि सास ससुर अगर हम मानेंगे तो वो हमारे पिता तुल्य माता तुल्य होते हैं। तो जब हमारे माँ बाप के जैसे हैं, चाहे शादी ना हो तो ना हो, लेकिन वो हमारे उस लेवल के तो हैं, और उनको हम तकलीफ़ क्यों दें। फिर कुछ पल के लिए वो सोच में पड़ गई, क्योंकि अब उसको अपने पीछे अपने घर परिवार का याद आने लगा। लेकिन मेरे बारे में और अधिक जानना चाहती थी, सो उसने पूछा, फिर आपकी शादी कैसे हुई? मैंने बताया कि खुशबू की सगाई कहीं और कर दी गई थी। धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल होने लगा था। मतलब कि लड़की का माता पिता सोचता है वह कहीं शादी सेट कर दें, ताकि इस तरह की कोई गलत कदम उठाने से हम बच जाए, हमारी बदनामी नहीं हो। तो सब कुछ नॉर्मल होने लगा, सगाई हो गया था। खुशबू और उसके मंगेतर की बातें भी होने लगी थी फ़ोन पर। आजकल तो होता ही है, फ़ोन मिल जाता है, बात भी होने लगता है। लेकिन जैसे जैसे शादी नज़दीक आने लगी, उन लोगों की डिमांड बढ़ने लगी। यानी लड़की का जिस लड़के या जिस परिवार से शादी हुआ था, उस ससुराल वाले का, होने वाले ससुराल की तरफ जो है डिमांड बढ़ने लगा, लोभ होने लगा वो सबको। यानी दहेज का मांग बार बार बढ़ा करके करने लगा। तो डिमांड मतलब लड़की ने नहीं समझा, तो पूछा डिमांड का मतलब। तो यहाँ पर कहते हैं कि डिमांड का एक ही मतलब होता है, दहेज की डिमांड। परिवार में सबको सोने से बने तोहफे दो, दूल्हे को लग्जरी कार चाहिए, सास और ननद को नेकलेस दो, वगैरह वगैरह। यानी सबको ज्वेलरी दीजिए, ये दीजिए, बहाना चाहिए कि हमको पैसा चाहिए। बोले हमारे यहाँ यह रीत है और ऐसे कैसे मांगेंगे। तो मांगने के लिए बहाना करते हैं कि हमारे यहाँ यही चलता है, यही रीति है, यही रिवाज है। लड़का भी इस रीत की अदायगी का पक्षधर था। लड़का जो था होने वाला, उसका मतलब कि दुल्हा, वो भी अपने माँ बाप के कहने पर था कि वो उसका माँ बाप जो कहता है वही सही। वो सगाई मैंने तोड़वा डाली। तब लेखक कहते हैं कि मैंने लड़की के वाले संपर्क किया और कहा कि लड़का जो है या उसका परिवार ठीक नहीं है, इसलिए शादी तोड़ देनी चाहिए। इसलिए नहीं कि सिर्फ मेरी शादी उससे हो जाए। कह रहा है कि हम अपने शादी के लिए नहीं चाह रहे थे, बल्कि ऐसे लालची लोगों में खुशबू कभी खुश नहीं रह सकती थी। ये कहे हमने कि आपकी लड़की इतना दुलारी प्यारी, आपके लिए जान का जिगर का टुकड़ा है, और वो ऐसे लालची घर में जाएगी, शादी हुआ नहीं और डिमांड बढ़ रहा है, तो शादी के बाद क्या होगा? उस समय इसको बहुत तकलीफ़ होगा। ना उसका परिवार खुश रह सकता है, ना खुशबू खुश रहेगी। फिर किसी तरह घर वालों को समझा बुझाकर मैं फ्रंट पर आ गया और हमारी शादी हो गई। कि भाई अब वो परिवार जब अच्छा नहीं है तो फिर शादी आखिर कहाँ होगी। तो धीरे धीरे नज़र इसी लड़के पर आ गया, लेखक पर ही आ गया, और कहा कि तुम ही शादी क्यों न कर लेते हो। फिर इसी से शादी उसकी तय हो गई। ये सब किस्मत की बात थी। लड़की बोली, चलो अच्छा हुआ आप मिल गए, वरना वो गलत लोगों में फंस जाती। लेकिन शादी हो गई। मैंने कहा, जरूरी नहीं कि माता पिता का फैसला हमेशा सही हो, और ये भी जरूरी नहीं कि प्रेमी जोड़े की पसंद सही हो। मतलब माँ बाप शादी कराते हैं तो वो जरूरी नहीं हमेशा सही होगा, और लवर भी भाग के शादी करते हैं तो वो भी जरूरी नहीं हमेशा सक्सेसफुल रहेगा। दोनों में से कोई भी गलत या सही हो सकता है। काम की बात यहाँ ये है कि ज़्यादा वफादार कौन है। लड़की ने फिर से पानी का घूंट पिया और मैंने भी
पानी पिया। लड़की ने फिर तर्क दिया कि हमारा फैसला गलत हो जाए तो कोई बात नहीं, उन्हें गिलानी नहीं होनी चाहिए, यानी अपने माँ बाप को गिलानी तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। ये इस लड़की ने भी समझ लिया था। तो मैंने कहा फैसला ऐसा हो जो दोनों का हो, बच्चों और माता पिता दोनों की सहमति, वो सबसे सही है। यानी माँ बाप अगर लड़का लड़की को पसंद कर ले तो फिर लड़का लड़की भी एक दूसरे को देख करके पसंद कर लेना चाहिए। यानी सहमति गार्जियन की और बच्चों की दोनों की होनी चाहिए, तब वो रिश्ता सही होता है। ऐसा मैंने कहा। बुरा मत मानना, मैं कहना चाहूँगा कि तुम्हारा फैसला सिर्फ तुम दोनों का है, जिसमें तुम्हारे पेरेंट्स शामिल नहीं हैं। ना ही तुम्हें इसका असली मतलब पता है अभी। अब इस जगह लेखक जो है लड़की पर चोट करते हैं कि तुम जो फैसला ली हो ये तुम्हारे माँ बाप का फैसला नहीं है, ये सिर्फ तुम्हारा फैसला है, तुम दोनों का। तुम जो लवर हो सिर्फ तुम दोनों का फैसला है, और तुम दोनों फैसला करने में सक्षम अभी हो नहीं, और ना ही तुमको इश्क यानी प्रेम का मतलब पता है। तुम जिस प्रेम के वशीभूत होकर के घर छोड़ करके भागे हो उसका अर्थ ही तुमको मालूम नहीं है। तो सोचो, तुमने तो कोई परीक्षा कोई टेस्ट लिया नहीं, तुमको अभी कैसे विश्वास होगा कि लड़का सही है। तुम धोखे का शिकार हो सकती हो, तुमको लड़का ठग सकता है, लूट सकता है और बेच भी सकता है, इसलिए कि तुम अभी सही से परख नहीं पाए हो कि वो लड़का तुमसे प्यार करता है कि नहीं। तो उसने पूछा क्या है इश्क का सही अर्थ, आखिर इश्क है क्या। तब मैंने कहा तुम इश्क में हो, तुम अपना सब कुछ छोड़कर चली आई, ये सच्चा इश्क है। तुम सच में इस प्यार करती हो, तुमने दिमाग पर जोर नहीं दिया, ये इश्क है। यानी इश्क जो है प्रेम वो दिल से होता है, दिमाग से नहीं। तुमने कोई दिमाग नहीं लगाया, इसलिए तुम्हारा प्यार सच्चा है, ये सही है। तुमने दिमाग पर जोर नहीं दिया, यही इश्क है। इसमें फ़ायदा नुकसान नहीं सोचा, ये सच्चा इश्क है। तुम्हारा दिमाग दुनियादारी के फितूर से बिल्कुल खाली था, तुम छल कपट नहीं जानती थी। उस खाली जगह में इश्क का फितूर भर दिया गया। तुम्हारा दिमाग एकदम से नहीं कहते हैं कि कोरा कागज़ था, उस पर किसी ने फितूर भर दिया, इश्क का प्रेम भर दिया। जिन जनाब ने इश्क को भरा, क्या वो इश्क में नहीं है। अब देखिए यहाँ पर लेखक सवाल करते हैं कि तुम्हारे में तो इश्क प्रेम उसने भर दिया, लेकिन जिसने भरा इश्क तो उसको भी होना चाहिए, क्या उसमें इश्क नहीं है। यानी तुम जिसके साथ जा रही हो वो इश्क में नहीं बल्कि होशियारी या हीरोगिरी में है। अब ये लेखक समझाना चाहते हैं कि तुम जिसके साथ भाग रही हो वो तुमसे सच्चा प्यार नहीं करते हैं, क्योंकि अगर वो सच्चा प्यार करते तो वो दिल से प्रेम के बात करते, वो दिमाग का उपयोग नहीं कर पाता सही तरीके से। लेकिन यहाँ वही बता रहे हैं कि वो दिमाग का प्रयोग कर रहा है, वो होशियारी कर रहा है, वो हीरोगिरी दिखा रहा है। यही कह रहे हैं लेखक कि वो होशियारी गिरी में है, हीरोगिरी में है। जो इश्क में होता है वो इतनी प्लानिंग नहीं कर पाता है। तुमसे 3 ट्रेन बदलवाया है, 3 ट्रेन वो नहीं बदलवा पाता है, उसका दिमाग इतना काम ही नहीं कर पाता है। कोई कहे कि मैं आशिक हूँ और वो सातिर भी हो, ये नामुमकिन है। आशिक सातिर नहीं हो सकता है, सरल होता है स्वभाव से, वो इतना दिमाग नहीं लगा सकता है, और जो इतना दिमाग लगा सकता है वो सच्चा प्यार नहीं कर सकता। यानी उस अंधा प्यार की तरह नहीं हो सकता है, वो होशियारी गिरी कंप्रोमाइज़ ये हो सकता है। कोई कहे कि मैं आशिक हूँ और वो सातिर भी हो, ये नामुमकिन है। मजनू इश्क में पागल हो गया था, लोग पत्थर मारते थे उसे, इश्क में उसकी पहचान तक मिट गई थी। मजनू बचा नहीं, ख़त्म हो गया, उसको नहीं मिल पाया। उसे दुनिया मजनू के नाम से जानती है, जबकि उसका जो असली नाम था वो कैस था, जो नहीं इस्तेमाल किया जाता। यानी अपना नाम तक उसका मिट गया, ये सच्चा इश्क है। वो सातिर होता तो कैस से मजनू ना बन पाता, वो कैस ही रहता। फरहाद ने सिरी के लिए पहाड़ों को खोद कर नहर निकाल डाली थी, और उसी नहर में उसका लहू बहा था, वो इश्क था। इश्क में कोई फ़कीर हो गया, कोई जोगी हो गया। किसी मांझी ने पहाड़ तोड़कर रास्ता निकाल लिया था, दशरथ मांझी ने। ये इश्क है, ये पागलपन है। वो फिर आगे कुछ सोच नहीं पाता, अपने लक्ष्य को पाना चाहता है। किसी ने अतिरिक्त दिमाग नहीं लगाया,
चालाकी नहीं की। लालच, हवस और हासिल करने का नाम इश्क नहीं है। जिसमें इश्क होता है वो लालची नहीं होता है, वो हवस का पुजारी नहीं होता है और सब कुछ हमको किसी भी कीमत पर चाहिए ये नहीं होता है। वो समर्पण जानता है, वो त्याग जानता है। इश्क समर्पण को करने को कहते हैं, जिसमें इंसान सबसे पहले खुद का समर्पण करता है, जैसे तुमने किया। लेकिन तुम्हारा समर्पण हासिल करने के लिए था, यानी तुम्हारे इश्क में लालच की मिलावट हो गई। अब तुम भी सोच रही हो कि हमको मिल जाए हमारा लवर, तो ये लालच आ गया। लड़की अचानक सी खो गई। उसकी जो खिलखिलाहट थी, उसका जो खिलंदड़ापन था, एकदम से खामोशी में बदल गया। उसकी चंचलाहट जो है शांत हो गई। मुझे लगा कि मैं कुछ ज़्यादा तो नहीं बोल गया, फिर भी मैंने जारी रखा। मैंने कहा, तुम्हारे प्यार जो है, प्यार तुम्हारे पापा तुमसे करते हैं। कुछ दिनों बाद उनका वजन आधा हो जाएगा, खाना पीना छोड़ देंगे वो। तुम्हारी माँ कई दिनों तक खाना नहीं खाएगी, ना पानी पिएगी, जबकि आपको अपने आशिक को आजमा कर देख लेना था। ना तो उसकी सेहत पर फर्क पड़ता, ना दिमाग पर, क्योंकि वो अक्लमंद है, अपने लिए अच्छा सोच लेता। आजकल का ऐसा समय आ गया है कि गली मोहल्ले के हर तीसरे लौंडे लपाटे को जो इश्क हो जाता है, वो सच में इश्क नहीं है। वो सिनेमा जैसा कुछ है, एक तरह की स्टंटबाजी है, डेयरिंग है, कुछ अलग करने का फितूर है और कुछ नहीं है। वो दूसरे को दिखाने का एक जरिया है कि हम प्यार कर रहे हैं। फिल्म देख करके वो सीखते हैं। उसके दिल में सच्चा प्यार नहीं होता है। आजकल आप रोड पर निकलेंगे, कई आपको लड़के छेड़ने वाले मिल जाएंगे, बुरी नज़र से देखने वाले मिल जाएंगे। वो इश्क का क्या मतलब समझे। लड़की का चेहरा जो है, चेहरे का रंग बदल गया। ऐसा लग रहा था कि वो अब यहाँ नहीं है। उसका दिमाग किसी अतीत में टहलने निकल गया है। मैं अपने फ़ोन का स्क्रॉल करने लगा, लेकिन मन की इंद्री उसकी तरफ थी। मैंने देख रहा था, उसको वॉच कर रहा था अंदर से। अब कुछ भी नहीं बोलना था हमको। थोड़ी ही देर में उसका और मेरा स्टेशन आ गया। वो कहीं खोई हुई थी, सोच रहे थे। स्टेशन आ गया, बात कहाँ से निकली थी और कहाँ पहुँच गई। उसके मोबाइल पर मैसेज टोन बजी। देखा, सिम एक्टिवेट हो चुकी थी। जो सिम बंद था अब चालू हो गया था। उसने चुपचाप बैग में से आगे का टिकट निकाला और फाड़ दिया। अब वो निर्णय ले ली थी कि हमको क्या करना है, और इसीलिए उसने आगे का ट्रेन जो पकड़ना था उसको, जिसके बाद वो लवर से मिल सकती थी, उसने वो टिकट निकाल करके फाड़ दिया। और कहा मुझसे कि मुझे कहा एक कॉल करना है। मैंने मोबाइल दिया उसको। उसने नंबर डायल करके कहा, सॉरी पापा, और सिसक कर रोने लगी। सामने से पिता भी फ़ोन पर बेटी को संभालने की कोशिश करने लगे। इसको इतना देर में समझ आ गया था कि हम भाग करके जो गलती कर रहे हैं, अब सुधारने का समय आ गया है। इसीलिए उसने अपने पिताजी को फ़ोन किया और पापा को सॉरी बोला और कहा कि पिताजी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं घर आ रही हूँ। दोनों तरफ से भावनाओं का सागर उमड़ पड़ा। दोनों रो रहे थे। हम ट्रेन से उतरे। उसने फिर से पिन मांगी, मैंने पिन दी। उसने मोबाइल से सिम निकाल कर तोड़ दी और पिन मुझे वापस कर दिया। उस लड़के का दिया हुआ सिम जो नया था, जिसको लगाने के लिए उसने पहली बार पिन मांगा था, अब दोबारा फिर से पिन मांगे और वो सिम निकाल करके तोड़ दिया कि अब उस लड़के से कोई संपर्क नहीं रखेंगे, उसके पास नहीं जाएंगे। अब हमको घर लौटना है, अपने माँ बाप के पास लौटना है। हम ट्रेन से उतरे और पिन उसको दिए। ये सारा कहानी हो गया। कहानी ख़त्म और वो फिर रिटर्निंग के लिए अपने घर आ गई। हम भी अपने घर चले गए, अपना जहाँ जाना था हमको। और ये कहानी का अंत है एक लड़की को जो उसके सफ़र में बिगड़ने का जो एक गलत रास्ते पर चला गया था, जिससे उसकी ज़िंदगी तबाह हो सकती थी, उसको सही रास्ते पर ला करके हमको भी खुशी का एहसास हो रहा था। इसमें कहा गया है कि ये कहानी देश की सभी बेटियों को समर्पित है। ये मेरा दावा है कि माता पिता से ज़्यादा तुम्हें दुनिया में कोई प्यार नहीं करता। ये सब लड़की को समझ जाना चाहिए। और कोई भी माँ बाप किसी अपनी बेटी का दुश्मन नहीं होता है। अब कोई रेयर केस में एक दो हो जाए तो अलग बात है, लेकिन फिर भी वो चाहता है कि हमारे बेटी का ज़िंदगी, उसका भविष्य भला हो, अच्छा हो, अच्छे व्यक्ति के हाथों में उसका हाथ दें,
कन्यादान करें तो ये सोच करके कि इसकी ज़िंदगी को जो सामने वाला पर्सन है वो सही ढंग से निभाएगा, अपना जैसा मानेगा, प्यार करेगा। इसी के साथ कहानी अंत तक सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।